हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 10 की साइंस चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इससे पहले हम लोग साइंस पढ़ने जा रहे हैं तो ये भी जानना जरूरी होता है कि साइंस होती क्या है। तो विज्ञान क्या है? किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी ग्रहण करना और जानकारी को सही तरीकों से लागू करना एवं किसी भी वस्तु का सही अवलोकन करना एवं उसका विश्लेषण करना ही विज्ञान है। अब आप समझ ही लिए हैं कि विज्ञान क्या है। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान कीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब। चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण के बारे में हम लोग विचार करते हैं, ठीक है। तो अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब। तो फर्स्ट है, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। लोहे का तावा तसला कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है। भोजन पकाया जाता है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है और लास्ट है, हम सांस लेते हैं। तो चलिए भैया इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। एकदम ध्यान से पढ़िए, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना। देख तो सब लोग लेते हैं मगर लाइक कोई नहीं करता। पहले आप लोग लाइक जरूर करें। तो पहला है कि गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। तो जब कमरे में गर्मी में जब दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? दूध जो है वो फट जाता है, ठीक है। लोहे का तावा तसला कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? आपने देखा ही होगा, लोहे के बर्तन को अगर वायुमंडल में जब खुला छोड़ दिया जाता है आसमान के नीचे तो उसमें जंग लग जाता है। जंग क्या होता है? एक भूरी सी परत होती है जिसे जंग कहा जाता है, ठीक है। अंगूर का किण्वन करके किशमिश बनाया जाता है। भोजन को पकाना, भोजन को पका के हम लोग पका के ही तो खाते हैं, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। जो ह्यूमन बॉडी होती है वो हमारी शरीर को भोजन को पचा लेती है। हम सांस लेते हैं, वायुमंडल के द्वारा हम सांस लेते हैं। फिर लास्ट ये हम लोगों ने पढ़ा कि दैनिक जीवन में इन परिस्थितियों पे हम लोग विचार किए कि क्या होता है जब गर्मी में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो ये फट जाता है। और लोहे का तावा तसला कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो इसमें जंग लग जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है तो वो किशमिश बन जाता है बाई किण्वन की प्रोसेस से। भोजन को जब पकाया जाता है तो भोजन को जब हम पकाएंगे कुछ तभी तो उसको खा सकते हैं। बिना पकाए तो कौन कैसे खा सकता है? हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है और हम सांस लेते हैं। तो चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। इन परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। तो जब ये प्रोसेस कंप्लीट होती है तो इसकी प्रकृति और पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। तो आपको पता नहीं याद हो कि नहीं कि पिछली कक्षा में भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती थी। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि भौतिक अभिक्रिया क्या होती है। तो पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तथा उसके रासायनिक गुण व अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक परिवर्तन होता है, उसकी रासायनिक गुण और अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि शक्कर का पानी में घुलना, जब शक्कर को पानी में घुला जाता है तो उसकी भौतिक अभिक्रिया में परिवर्तन होता है और उसका रंग चेंज नहीं होता। यही है भौतिक परिवर्तन।
अब हुआ रासायनिक परिवर्तन, तो चलिए इसको भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है जो मूल पदार्थ से रासायनिक व भौतिक गुणों में पूर्णतः भिन्न होता है, तो उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे भी हम लोगों ने पढ़ा, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही का बनना, यही सब है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक प्रक्रिया हुई। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम लोग समझते हैं कि वही रासायनिक अभिक्रिया हुई। जैसे चावल में पानी मिलाए और उसको गर्म करके जो उत्पाद बना तो वो रासायनिक अभिक्रिया पूरी हुई। ठीक है, जैसे दूध का दही बनना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। आप सोचते रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई। इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। चलिए हम लोग भी कुछ क्रियाकलाप कर लेते हैं, मीन्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्रियाकलाप 1.1 हम लोग देखेंगे, सावधानी। इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों में चश्मा पहन लें तो उचित होगा। कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले सबको चश्मा पहन लेना चाहिए ताकि हमारी आंखों को कोई इफेक्ट ना पड़े। लगभग 2 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कीजिए। 2 सेंटीमीटर सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन ले लीजिए और इसको रगड़कर साफ कर लीजिए। नेक्स्ट है, इसे चिमटे से पकड़कर स्प्लिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए तथा इससे बनी कांच को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय अपनी आंखों में यथासंभव दूर रखें। तो देखिए, जैसा फिगर तो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। फिगर में ये देखो, ये फिगर जो है इसमें दिखाया गया है कि एक बर्नर लिया गया है, बर्नर को चला दिया गया है और देखो चिमटे से पकड़ा गया है और मैग्नीशियम रिबन लिया गया है और एक वॉच ग्लास लिया गया है। तो जब ये जल रहा है तो नीचे देखिए बाउल में सब इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में इकट्ठा करना। जब ये जलाया जाता है मैग्नीशियम रिबन को तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलती है हम लोगों को। ठीक है, इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। ठीक है, ये देखो, ये चमकदार लौ जो है दिखाई दे रही है ना, इसी के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और एक श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। देखो श्वेत चूर्ण, ये है श्वेत चूर्ण। देखो ये गिर रहा है धीरे धीरे, यही है श्वेत चूर्ण। ये मैग्नीशियम रिबन जलाया जा रहा है और श्वेत चूर्ण नीचे गिर रहा है। ठीक है, श्वेत चूर्ण में परिवर्तन हो रहा है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। ये जो चूर्ण गिर रहा है ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। तो जो वायु में ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच जो अभिक्रिया होती है उसी के कारण ये बनता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रियाकलाप 1.2। एक परखनली में लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए। एक परखनली लीजिए जिसमें लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए। इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। आपने क्या परीक्षण किया? तो पहले इतना लेंगे, फिर इसमें तभी तो जानेंगे। अब नेक्स्ट है 1.3। ठीक है, 1.2 की जो आधा प्रोसेस है ये 1.3 में कंप्लीट होगा। ठीक है, एक शंक्वाकार फ्लास्क परखनली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए जिसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिया जाए। जैसे चित्र 1.2
1.2, ये देखो 1.2 जो फिगर है। क्या जस्ते के दोनों ओर के आसपास कुछ दिखाई दे रहा है? शंक्वाकार फ्लक्स या परख नली को स्पर्श कीजिए। क्या इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन हुआ? तो पहले कांच का फ्लास्क लीजिए, इसमें दानेदार देखो जस्ता दिखाई दे रहा है। कांच की नली, इसको कार्क से बंद कर दिया गया है और एक कांच की नली डाल दी गई है। इसमें एक सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है और दानेदार जस्ता। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस बन रही है। ठीक है, जब हम लोग एक फ्लास्क लेते हैं, फ्लास्क में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं और दानेदार जस्ता लेते हैं एक शंक्वाकार फ्लास्क के अंदर और इसको कार्क से बंद कर देते हैं और एक नली डाल देते हैं, तब हमारे हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, तब हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो जो क्रियाकलाप ये दिया गया है, फर्स्ट 1.1 और फिर 1.2 और 1.3। ठीक है, एक्सपेरिमेंट जो 3 एक्सपेरिमेंट यहाँ हुए हैं 1.1, 1.2 और 1.3, इसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, केमिकल रिएक्शन यहाँ एक कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो ऊपर दिए गए क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुई है मीन्स अवस्था में परिवर्तन हुआ है, रंग में परिवर्तन हुआ है, गैस का निष्कर्षण उत्सर्जन मीन्स गैस निकली है, तापमान में परिवर्तन हुआ है, तभी तो प्रोसेस कंप्लीट हुई है हम लोगों की। यदि हम अपने आसपास में हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। हम अपने चारों ओर वायुमंडल के इन्वायरमेंट के देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि चारों ओर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रियाकलाप 1.1 का विवरण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबर का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। ऊपर दी गई अभिक्रियाओं का शब्द समीकरण इस प्रकार होगा। तो जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई, इसको हम बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं और एक सिंपल वे में भी लिख सकते हैं कि कौन कौन से अभिकारक उसमें यूज़ हुए और हमारा क्या प्रोडक्ट बना, मीन्स उत्पाद क्या बना। ठीक है, तो जैसे हम लोग फर्स्ट में 1.1 में देखो पढ़े थे कि एक बर्नर लिए थे और इसमें एक नली लगा दिए थे। फिर बर्नर जब जला था उसमें मैग्नीशियम रिबन को चलाया गया था तो नीचे वॉच ग्लास में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनी थी। ये तो हो गई हम लोग की प्रोसेस, और इसको हम लोग केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब मिलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यही 1.1 एक्सपेरिमेंट में बताया गया है। ठीक है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है अभिकारक हैं और लास्ट में जो हम लोग का प्रोडक्ट बना उसको कहते हैं उत्पाद, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इसे अभिकारक कहते हैं। इस प्रक्रिया में एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है जिसे उत्पाद कहते हैं। अभी आप बस एज यूजुअल जैसे होता है चैप्टर को बस अच्छे से समझें। ठीक है, इसके बाद आपको नोट्स प्रोवाइड कराई जाएगी, इसलिए आप थोड़ा बस जितना हो सके चैप्टर को बारीकी से समझें। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पादन में परिवर्तन को उसके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच योग मीन्स प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर LHS लिखा जाता है। इस प्रकार उत्पादों के बीच भी योग का चिन्ह लगाकर उसके दाईं ओर RHS लिखा जाता है। तीर का शिरा उत्पाद की ओर होता है तथा अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। जैसे कि ये 1 मिनट में आपको अच्छे समझा रही हूँ। जैसे कि ये है प्रोसेस, देखो, ठीक है। जो अभिकारक हैं वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम और अभिकारक, 2 अभिकारक यहाँ हैं, एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्साइड है, ठीक है। तो मैग्नीशियम और ऑक्साइड जो है ये प्लस का निशान लगा है। फिर ये जो प्रोडक्ट इसमें तैयार हो रहे हैं यह तीर का निशान लगा है। फिर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जाके उत्पाद बना है। यही यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। तो अब है रासायनिक समीकरण को लिखना। क्या रासायनिक समीकरण को लिखना मीन्स दोनों ओर जितने रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए हम लोग को सबसे पहले जानना होगा कि तत्वों की जानकारी होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए चलिए जानते हैं कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो रासायनिक समीकरण को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि इसका जो मेन टॉपिक है वो रासायनिक अभिक्रिया के लिए तत्वों की जानकारी होना सबसे ज़्यादा जो जरूरी है यही है कि तत्वों की जानकारी होना और प्रतीक के बारे में जानना होगा। इसकी जानकारी होगी आपको तभी आप रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक समीकरण को पूर्ण रूप से बना सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखा जाता है तभी हम लोग जान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? मतलब जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, क्या इससे भी आसान तरीके से हम लोग रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं? शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्र का स्मरण करें तो निम्नलिखित समीकरण मिलेगा। जैसे कि ये मैग्नीशियम हम ले लेते हैं और ऑक्सीजन तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये कैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बिना हम लोग ये मतलब समझते हैं। तो तीर के निशान के बाईं ओर और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। देख रहे हैं, बस आप लोग समझें, ठीक है। तीर के निशान के बाईं ओर और दाईं ओर के परमाणुओं के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती करें और उसकी तुलना करें। क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? आपको दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान दिखाई दे रही है कि नहीं? यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण 1.2 मैग्नीशियम के वायु में जलने का कंकाली समीकरण है। ये समीकरण बराबर नहीं है। तो चलिए अब हम लोग अभी जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसको जानेंगे कि रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है। अभी हम लोग बस इसकी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, तो वही जैसे हम लोग आगे मतलब पढ़ चुके हैं कि कैसे समीकरण को मतलब संतुलित करा जाता है, वही इसमें भी है। तो चलिए इधर उधर की बात ना करते हम लोग मेन टॉपिक पे अपने चलते हैं, क्योंकि जितना लंबा चैप्टर होगा उतना आप बोर होंगे। यही इससे अच्छा है कि जो हम मेन टॉपिक है वही पढ़ें। तो क्रियाकलाप 1.3 के शब्द समीकरण इस प्रकार से दर्शाया गया है। तो जब हम लोग एक्सपेरिमेंट 3 करे थे जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल का,
तो वही यहाँ पे इसका समीकरण प्रेजेंट किया गया है। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जब मिलाया गया तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन का निर्माण हुआ था। एक बार आप लोग देख लीजिए क्रियाकलाप 1.3। हाँ, ये जो फिगर में देखिए, एक फ्लास्क लिया गया था जिसे तनु अम्ल और दानेदार जस्ता डाला गया था और इसे कार्क से बंद कर दिया था। इसके बीच में एक नली डाल दी गई थी जिससे हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा था। यही यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उपयुक्त समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण से दर्शाया जा सकता है। Zn का होता है जिंक, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ZnSO4 होता है जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन होता है H2। इधर देखो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, इधर भी 2 हैं। ठीक है, जिंक 1 है तो यहाँ इधर भी जिंक 1 है। राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों सेम होना चाहिए, तभी हम लोग का समीकरण एकदम सही है। ठीक है, यहाँ देखो एकदम मतलब बराबर ही दोनों तरफ है समीकरण, इसलिए समीकरण सेम है। तत्व अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, उत्पादों में परमाणुओं की संख्या। तो जिंक है वो 1 है, देखो जिंक राइट साइड भी 1 है एंड लेफ्ट साइड भी 1 है। ठीक है, और हाइड्रोजन देखो इधर 2 है और इधर भी 2 है। ठीक है, और सल्फर देखो एक सल्फर का परमाणु इधर है तो एक इधर है। ठीक है, अच्छे से समझना। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का परमाणु इधर 4 है तो इधर भी 4 है। समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है, इसीलिए यह संतुलित समीकरण है। देखो दोनों ओर के परमाणु की संख्या समान है तो यह एक संतुलित समीकरण है। ऐसे ही समीकरण को संतुलित किया जाता है। अभी हम आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो टॉपिक है इसका ये देखो, समीकरण कैसे संतुलित किया जाता है। देखो दाईं ओर और बाईं ओर के समीकरण बराबर हैं। देखो Fe3 है, Fe के 3 परमाणु हैं और H2 के 2 हैं और O के 4। असंतुलित समीकरण है ये संतुलित नहीं है क्योंकि Fe के इधर 1 परमाणु है और इधर 3 परमाणु है। असंतुलित समीकरण देखो ये लिखा है 1.5 है, ये भी देखो असंतुलित समीकरण 1.5 की उपस्थिति विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लें। ये देखो Fe का इसमें 1 है, इधर उत्पाद में अभिकारक में 1 है। ये देखो ये यहाँ 1 है और ये यहाँ 3 है, जैसे कि यहाँ देखो ये 1 और ये 3। यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं, ये भी हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 1 हैं, ये ऑक्सीजन के 1 हैं। तो जो मेन हम लोग का है कि ये समीकरण संतुलित नहीं है। ठीक है, ये समीकरण संतुलित नहीं है। तो अब हम लोग ऑक्सीजन के परमाणु, ये सब तो जरूरी नहीं है। ये जब हम लोग मतलब समीकरण को संतुलित करना जान जाएंगे, जब आपको समझाया जाएगा तब ये सब आप अच्छे से समझेंगे, उससे पहले आप अच्छे से नहीं समझेंगे। फिर ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, बस यहाँ एक चैप्टर की रीडिंग हो रही है कि आप लोग जान लें कि चैप्टर में है क्या आखिर। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो फर्स्ट है संयोजन अभिक्रिया, मतलब इधर उधर करना टॉपिक पढ़ते हुए हम लोग बस मेन टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो फर्स्ट है संयोजन अभिक्रिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। संयोजन अभिक्रिया होती क्या है। क्रियाकलाप 1.4, एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लीजिए, इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए। अब बीकर को स्पर्श कीजिए जैसे 1.3 में दिखाया गया है। देखिए ये सबसे पहले एक बीकर लेंगे हम। ठीक है, फिर बीकर में आधा पानी डालेंगे, आधा बीकर, फिर इसमें कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे।
तो जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। जब जल में हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे एक बीकर लेके, तो हम लोग का कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। यही है एक्सपेरिमेंट 4.1.5। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा का उत्पादन करती है। तो जब जल और कैल्शियम ऑक्साइड बनता है तो बुझा चूना का निर्माण होता है। इसमें सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। बुझे चूने का सूत्र है CaO। ठीक है, ये है बुझा चूना, और इसमें जब पानी मिलाया गया H2O तो बुझा हुआ चूना CaOH ट्वाइस मिला है। हम लोग को ये फार्मूला जो है आप लोग याद कर लें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलाकर एक उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोजन बनते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया होती क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब दो अभिकारक मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, वही है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। जैसे कोयले का दहन, कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ठीक है, ये है लोहे का दहन। H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण होता है। जल का फॉर्मूला होता है H2O, जैसा कि देखो इसमें रिएक्शन में दिखाया गया है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोजन करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्रियाकलाप 1.4 में हमने यह भी देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पादन करते हुए ऐसे अभिक्रिया मिश्रण निर्माण हो जाता है जिसमें अभिक्रिया में उत्पादन का निर्माण साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है, जिसमें ऊष्मावक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग 1.4 में देखे थे कि कोई उत्पादक मिला था, फिर उससे जो प्रोडक्ट बने थे तो उसमें ऊष्मा भी निकली थी। ठीक है, तो वही जो ऊष्मा निकली थी वही उसी की बेसिस पे इसको नाम दिया गया ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण: प्रकृति गैस का दहन, CH4 में 2H2O जब मिक्स होता है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मॉलिक्यूल जल के प्राप्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि श्वास एक ऊष्मावक्षेपी अभिक्रिया है? तो चलिए भाई हम लोग भी जान लेते हैं कि हम जो सांस लेते हैं वो एक ऊष्मावक्षेपी क्रिया है कि नहीं। इसके लिए तो हम लोग को आगे स्टडी करना पड़ेगा। तो चलिए बोर मत होइए, एकदम अच्छे से कंसंट्रेट होके पढ़िए। वीडियो काफ़ी लंबा है मगर क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा ही। हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इस कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विश्लेषण नाम श्वसन है, जिसका अध्ययन हम अध्याय 6 में करेंगे। अब इसके लिए अध्याय 6 पढ़ना पड़ेगा। हम लोग पहले जो है इसको यहीं पे समझ लेते हैं। तो मनुष्य जीवित रहने के लिए जो खाना खाता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, जैसे चावल, आलू, ब्रेड, और इसके टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है जो बॉडी में काफ़ी सहायक होता है। ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, और इसमें 6 ऑक्सीजन मिलाया जाएगा तो 6
6CO2 और 12H2O और एनर्जी मिलेगी हम लोग को। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माविक्षेपी अभिक्रिया है। जब साग सब्जियों को कंपोस्ट किया जाता है तो मतलब कंपोस्ट मतलब खाद बनाया जाता है, तो उससे भी जो वायु निकलती है वही होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्रियाकलाप 1.1 में दी गई अभिक्रियाओं के प्रकार को पहचानिए एवं इसका एकल उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो क्रियाकलाप 1.5 है। चलिए अब हम लोग यही क्रियाकलाप 1.5 तक 1.5 क्या हम लोग टॉपिक है हमारा वियोजन अपघटन अभिक्रिया। वियोजन को अपघटन भी कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब फेरस सल्फेट को ऊष्मा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो फेरिक ऑक्साइड बनता है। देखिए फिगर में दिख रहा है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तो ये अभिक्रिया होती है वियोजन अभिक्रिया। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं। ये फेरस सल्फेट है, ये एक प्रोडक्ट होता है, ये छोटे छोटे प्रोडक्ट में बढ़ जाता है। ठीक है, यही है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो जैसा कि फिगर में ऐसे दिखाया गया है। फिगर क्या, यही जो इक्वेशन है यही बताया गया है, यही मेन है। इधर उधर की चीजें ना पढ़ते हुए आप लोग केवल पॉइंट पे कंसंट्रेट होइए। क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराए जाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। देखो यहाँ एक फिगर में देखो परख नली ली गई है, इसको इस स्टैंड से पकड़ा, स्टैंड से मतलब स्टैंड लगाया गया है, स्टैंड के द्वारा ये मतलब पकड़ी गई है। तो इस परख नली में धागा डाला गया है, इसी धागे में कॉपर सल्फेट का एक परख नली ली गई है, इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन डाला गया है, इसमें लोहे की कील डाली गई है। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई लोहे की कील को यहाँ प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया तथा कॉपर सल्फेट का विलयन नीला रंग मिलीन क्यों पड़ गया। ठीक है, जैसे ये फिगर में देखो दिखाया गया है, जो इसमें कील लोहे की डाली गई है ये भूरी हो गई और इसका जो अंदर लिक्विड है ये नीला क्यों हो गया हम लोग पढ़ेंगे। तो इसकी एक प्रोसेस है। तो इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जिंक को जब कॉपर सल्फेट में मिलाया गया तो जिंक सल्फेट बना, यही है विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। एक परख नली में देखो, ये एक परख नली है, यहाँ 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लिया गया है। अन्य एक परख नली में भी 3 मिलीलीटर बोरियम क्लोराइड लिया गया है, फिर दोनों मिक्स कर दिया गया है। तो यहाँ बेरिलियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड का निर्माण हुआ है। ये देखो, एक परख नली में सोडियम सल्फेट लिया गया और एक परख नली में बोरियम क्लोराइड लिया गया। देखो ये दिखाया गया है फिगर में। ठीक है, ये फिगर में देखो ये एक में बोरियम क्लोराइड लिया गया, एक बोरियम सल्फेट लिया गया एक परख नली में, दोनों को मिलाया गया, फिर बना बोरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यही अभिक्रिया होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। दो परख नली ली गई जिसमें एक में सोडियम सल्फेट लिया गया, दूसरे में बोरियम सल्फेट लिया गया और जब दोनों को मिक्स किया गया तो ये बोरियम सल्फेट और सोडियम
क्लोराइड हम लोग का जाके बना। ठीक है, ऐसा ही यही अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया के, मतलब दो प्रोडक्ट हम लोग को मिले। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का निर्माण हुआ जो विलयन में रहता है। वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। जब दो अभिक्रिया कंप्लीट होती है, जब कोई अभिक्रिया कराई जाती है तो इसमें अभिकारकों का आदान प्रदान होता है, तो वही है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हम लोग पढ़ेंगे उपचयन एवं अपचयन। उपचयन और अपचयन क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले चाइना डिस्क में 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेकर उसे गर्म कीजिए। ठीक है, 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेके उसको गर्म करिए। देखिए ये गर्म हो रहा है। कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। ये देखो, ये दिख रहा होगा, देखो फिगर में, देखो काली परत चढ़ गई है। यह काला पदार्थ क्यों बना? यह कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन के योग से बनता है। जब कॉपर ऑक्साइड में वायुमंडल की ऑक्सीजन जब मिक्स हो जाती है तो उसके योग से ये कॉपर चूर्ण काला पड़ जाता है उसकी सतह। यदि गर्म पानी में Cu के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रभावित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। CuO में जब हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलेंगे तो तापन होगा, इसमें Cu और जल के परमाणु अलग हो जाएंगे। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि होती है तो कहते हैं उसका अपचयन हुआ। जब कोई अभिक्रिया हो रही है उसमें ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है तो हम लोग उसको जानेंगे कि ऑक्सीजन में, तो उस अभिक्रिया को उपचयन कहेंगे। जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे अपचयन कहते हैं। जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे अपचयन कहते हैं किसी प्रोसेस के थ्रू। क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव को देखा है? क्या आप जो दैनिक जीवन होता है, मतलब डेली लाइफ है जो ह्यूमंस की, उसमें आप लोगों ने उपचयन प्रभाव को देखा है? नहीं देखा है तो भैया चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या है उपचयन का प्रभाव। भोर मत होइए, अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए, ना हो तो थोड़ा थोड़ा करके वीडियो देखिए, आपको लोग को समझ में आएगा, ज़रूर समझ में आएगा। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। आप ये स्टडी कर लीजिए वीडियो से, फिर आपको इस चैप्टर का PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप उससे भी स्टडी कर सकते हैं, चैप्टर की रीडिंग एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो पहले हम जानेंगे संक्षारण कि संक्षारण होता क्या है। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। अन्य कुछ धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संरक्षित होती हैं और इस प्रक्रिया को संरक्षण कहते हैं। तो जैसे हम किसी लोहे की वस्तु को नया नया लाते हैं घर, तो भैया बहुत खुश होते हैं कि हाँ चलो नई चीज़ है, चमक रही है, मगर कुछ दिन बाद उस पर जंग लग जाता है, वो पुरानी हो जाती है, भूरे रंग की एक परत जम जाती है जिसे जंग कहते हैं। तो जब कोई धातु आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये होता है। तो ये संरक्षित होती है और इसी प्रक्रिया को संरक्षण कहा जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विकृत गंधिता। वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री एवं लंबे समय तक रह जाता है तथा उसका स्वाद या गंध कैसी होती है। जब कोई वसा युक्त पदार्थ होता है वो लंबे समय तक स्टोर रहता है तो उसकी गंध कैसे होती है, चलिए जाने। उपचरित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उसके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। जब कुछ दिन रख दो कोई
तैलीय पदार्थ घर में लाके तो उसकी स्वाद और गंध बदल जाती है। प्राय तैलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्री में उपचयन रोकने वाले पदार्थ के प्रति ऑक्सीजन मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने पर उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटकर कैसे नाइट्रोजन गैस कम सक्रिय गैस से युक्त कर दी जाती हैं ताकि चिप्स का अपचयन ना हो सके। तो जैसे कोई वस्तु है तैलीय वस्तु, उसको धूप उसे कुछ दिन रख दो तो वो स्वाद और गंधहीन हो जाती है, इसीलिए उसको बंद डिब्बे में रखा जाता है ताकि उसमें किसी भी प्रकार का चेंज ना आ सके। वही जो चेंज आता है वही है विकृत गंधिका। ठीक है, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आगे क्वेश्चन आंसर हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाए जाएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएं। आज आपने साइंस के चैप्टर 1 को अच्छे से स्टडी कर लिया है। अगर कोई आप लोग को प्रॉब्लम हो चैप्टर में ना समझ में आए, कमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब मोर वीडियोज़।